वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। साथियों, मैं आपके लिए लेके आया हूं बिहार पुलिस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण केमिस्ट्री के 100 प्रश्न। साथियों, अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको 100 प्रश्न दिए थे साथियों, और ये भी साथियों हमारा 100 प्रश्न है। और इस 100 प्रश्न में साथियों मैं लास्ट में आपसे 10 प्रश्न करूंगा। जो भी बच्चे उस 10 प्रश्न के जवाब देने वाले प्रथम विजेता होंगे उन्हें गूगल पे, फोन पे और पेटीएम पे 50 रुपीज की राशि दी जाएगी साथियों। और पिछले टेस्ट के विजेता कौन है साथियों, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको कि पिछले टेस्ट के विजेता है कौन साथियों। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा है? तो नाइट्रोजन है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, बर्फ बनाने में, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में, अश्रु गैस के रूप में नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग करते हैं? तो अमोनिया का प्रयोग करते हैं साथियों। इसका प्रयोग करते हैं अमोनिया का। अगला प्रश्न आपका है, सोयाबीन के जीवाणु का नाम बताएं। तो राइजोबियम जैपोनिक्स है सोयाबीन के जीवाणु का नाम साथियों। अगला प्रश्न आपका है, अस्पतालों में कृत्रिम सांस, सब सही कर लेना, कृत्रिम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाया जाता है? तो हीलियम मिलाया जाता है साथियों। क्या मिलाया जाता है? हीलियम। अगला प्रश्न आपका है, यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 46% साथियों। कितना परसेंट? 46%। दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो राइजोबियम लिग्यूमिनोसेरस पाया जाता है दलहनी फसलों में साथियों। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि राइजोबियम लिग्यूमिनोसेरस किस फसल में पाया जाता है, तो क्या बोलोगे आप? दलहनी फसल में साथियों पाया जाता है। अब अगला प्रश्न आपका है, नाइट्रिक ऑक्साइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है साथियों। आंख को भी करता है साथियों, लेकिन मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न आपका है, युद्ध के समय धुएं का पर्दा बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो फॉस्फीन गैस का प्रयोग करते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैसें भरी जाती है? तो हीलियम भरी जाती है साथियों। कौन सा गैस भरा जाता है? हीलियम। अगला प्रश्न आपका है, नियोन का परमाणु क्रमांक क्या है? 10 है। दिया सलाई के नोक पर क्या होता है? तो लाल फास्फोरस साथियों। अगला प्रश्न आपका है, वैसे गैस जो रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है क्या कहलाती है? अक्रिय गैस कहलाती है साथियों। अब अक्रिय गैस कौन कौन सी हैं? कितने अक्रिय गैस है? 6 अक्रिय गैस है। उस 6 अक्रिय गैस के नाम है हीलियम, क्रिप्टन, आर्गन, जिनॉन, रेडॉन और नियॉन। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में सभी के संकेत साथियों। सभी का संकेत क्या? हीलियम का क्या है, क्रिप्टॉन का क्या है, आर्गन का क्या है, जिनॉन का क्या है, रेडॉन का क्या है और नियॉन का क्या है साथियों। हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है? तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है साथियों। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। हीलियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो लोकियर के द्वारा किया गया था हीलियम की खोज साथियों। किसके द्वारा किया गया था? लोकियर के द्वारा किया गया था। और हीलियम साथियों, हीलियम का इस्तेमाल वायुयान के टायरों में किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, हरा कांच बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो फेरस आयोडाइड का प्रयोग करते हैं साथियों। स्याही बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो फेरस सल्फेट का प्रयोग करते हैं स्याही बनाने में साथियों। आभूषण के निर्माण में, कांच काटने में किसका प्रयोग करते हैं? तो हीरा का प्रयोग करते हैं साथियों। किसका प्रयोग करते हैं? आभूषण काटने में किसका प्रयोग करते हैं? हीरा का। साथियों, आभूषण काटने में काला हीरा का प्रयोग करते हैं। कौन से हीरा का प्रयोग करते हैं? काला हीरा का, जिसे क्या कहते हैं? बोट कहते हैं। जानते हैं हीरा के बारे में साथियों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि हीरा जो है साथियों, यह ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है और दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो हीरा होता है। हीरा का क्रांतिक कोण कितना है? तो 24 डिग्री हीरा का क्रांतिक कोण है। हीरा के चमक का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और साथियों, हीरा का उपयोग करते हैं कांच काटने में और आभूषण बनाने में। हीरा का अपवर्तनांक कितना है? 2.4। और क्रांतिक कोण कितना है? 24 डिग्री साथियों। देखो साथियों, साथियों देखो, इस पर रेडियम से निकलने वाली एक्स किरण जब पड़ती है तो हीरा साथियों हरा रंग प्रदर्शित करता है। और शुद्ध हीरा जो होता है वो कैसा होता है? तो पारदर्शक होता है एवं रंगहीन होता है। कुछ हीरे काले होते हैं जिसे बोट कहते हैं, और उस बोट का इस्तेमाल करते हैं कांच काटने में साथियों। तो हीरा से ये सब साथियों आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। मलहम और जहर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। सिंदूर बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? मरकरी का। साथियों, मरकरी का सूत्र क्या होगा? बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूले साथियों। दंत मंजन और टूथपेस्ट में किसका इस्तेमाल होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा साथियों? अक्रिय गैस की खोज किसने की थी? रैमजे ने की थी अक्रिय गैस की खोज साथियों। अगला प्रश्न आपका है, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में मुक्त रूप में नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन साथियों वायुमंडल में मुक्त रूप में नहीं पाया जाता है। किस अक्रिय गैस का प्रयोग बिजली का बल्ब
बनाने में और फोटोग्राफी में किया जाता है? तो क्रिप्टॉन का साथियों, दोनों देखो साथियों बोल रहा हूँ, किस अक्रिय गैस का प्रयोग बिजली के बल्ब और फोटोग्राफी में किया जाता है? तो क्रिप्टॉन का साथियों। किस अक्रिय गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? तो जेनॉन को कहते हैं स्ट्रेंजर गैस साथियों, इसे कहते हैं जेनॉन को। अगला प्रश्न आपका है, किस अक्रिय गैस का प्रयोग कैंसर के इलाज के रूप में करते हैं? तो रेडॉन का। बिजली के बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है? आर्गन भरा होता है साथियों। कौन सा भरा होता है? आर्गन। अगला प्रश्न आपका है, परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो परमाणु नाभिक के अवयव है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी साथियों? तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था परमाणु के नाभिक की खोज साथियों। किसके द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा। देखो साथियों, परमाणु के बाहरी कक्षा में चक्कर कौन लगाता है? तो इलेक्ट्रॉन लगाता है परमाणु के बाहरी कक्षा में चक्कर। अगला प्रश्न आपका है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? तो परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। देखो, परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियॉन की संख्या को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान संख्या कहते हैं साथियों। न्यूक्लियॉन क्या होता है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन साथियों क्या कहलाता है? न्यूक्लियॉन कहलाता है। अगला प्रश्न आपका है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज साथियों। और इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? तो ऋण आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? ऋण आवेशित कण है। इसका आवेश क्या है? तो -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। साथियों आपको बताना है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1906 में दिया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज कब किस वर्ष की गई थी? तो 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी साथियों। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण तेल बूंद विधि द्वारा, किस द्वारा? तो तेल बूंद विधि द्वारा साथियों किसके द्वारा किया गया था? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण तेल बूंद प्रयोग विधि द्वारा किसने किया था। अगला प्रश्न आपका है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? डी ब्रोगली ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। लेकिन प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था प्रोटॉन का नामकरण साथियों। और परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने ही की थी। अगला प्रश्न आपका है, प्रोटॉन कैसा कण है? तो धन आवेशित कण है साथियों। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 1.672 इंटू 10 टू दी पावर -27 किलोग्राम साथियों, ये होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान। अगला प्रश्न आपका है, प्रोटॉन की खोज 1932 में किसके द्वारा की? साथियों न्यूट्रॉन की खोज 1932 में किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है साथियों? तो ये विद्युत उदासीन कण है, इसका आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 केजी साथियों। क्या होता है? 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 केजी होता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एडरसन ने की थी पॉजिट्रॉन की खोज साथियों। पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम क्या है? प्लाज्मा। देखो साथियों, पदार्थ की 5 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, चौथा प्लाज्मा और पांचवा है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट। साथियों पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एडरसन ने की थी। साथियों अगला प्रश्न आपका है, कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस रूप में बदल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि कपूर हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। साथियों एक मोल बराबर क्या होता है? जो एक मोल बराबर होता है वही एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है। तो क्या होता है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। चट्टान की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम 235 अर्थात U235 का प्रयोग करते हैं। रक्त के थक्के का पता लगाने में सोडियम 24 यानी कि साथियों Na24 का प्रयोग करते हैं। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में कोबाल्ट 60 अर्थात साथियों CO60 का प्रयोग करते हैं। साथियों ट्यूमर का पता लगाने में आर्सेनिक 74 का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं आर्सेनिक 74 का साथियों थायराइड ग्रंथि के उपचार में किसका प्रयोग करते हैं? तो आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं, आयोडीन I-131 साथियों। ल्यूकेमिया रोग के उपचार में किसका प्रयोग करते हैं? तो फास्फोरस 32 का प्रयोग करते हैं ल्यूकेमिया रोग के उपचार में। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि अरक्तता रोग का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपका है, सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है? तो पोलोनियम है साथियों। कौन है? पोलोनियम सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व है। अगला प्रश्न आपका है, जांच प्रयोगशाला में रक्त को मूत्र से अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो अपकेंद्रण का प्रयोग करते हैं साथियों। अपकेंद्रण क्या होता है? जब द्रव में मौजूद कण इतने छोटे होते हैं कि छन्नक पत्र के छिद्रों को पार कर जाते हैं और इस कण को छन्नक विधि द्वारा अलग नहीं किया जाता है, तो ऐसे
मिश्रण को अलग करने के लिए क्या करते हैं, इसे तेजी से घुमाते हैं जिससे भारी कण नीचे हो जाते हैं और हल्के कण ऊपर हो जाते हैं। यही होता है अपकेंद्रण। जैसे कि दूध से क्रीम निकालने के लिए अपकेंद्रण विधि का प्रयोग करते हैं। वॉशिंग मशीन से भीगे कपड़े को निचोड़ने के लिए अपकेंद्रण का प्रयोग करते हैं। जल को निचोड़ने के लिए क्या करते हैं, अपकेंद्रण का प्रयोग करते हैं। साथियों देखो, समुद्री जल से नमक बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। साथियों देखो, समुद्री जल से नमक बनाने की प्रक्रिया साथियों वाष्पीकरण भी होती है और एक होती है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या होता है साथियों, समुद्री जल से शुद्ध नमक प्राप्त होता है क्रिस्टलीकरण से, लेकिन जो नमक हमें वाष्पीकरण से प्राप्त होता है उसमें साथियों बहुत सारी अशुद्धियां होती है। क्या होती है, अशुद्धियां होती है। साथियों ये क्लास आपको कैसी लग रही है, इस बात की जवाब साथियों कमेंट बॉक्स में अवश्य देना साथियों, और लाइक करना ना भूलना साथियों। अगला प्रश्न आपका है, जल में मिट्टी के मिश्रण को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो अवसादन और निस्तारण का प्रयोग करते हैं साथियों। क्यों, तो जल से मिट्टी को अलग करने के लिए। देखो साथियों, अवसादन और निस्तारण क्या होता है, तो देखो द्रव से अघुलनशील पदार्थ को अलग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो करते क्या है, मिश्रण को शांत छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, जो अघुलनशील पदार्थ होता है वो नीचे चला जाता है। जो पदार्थ नीचे गया वो होता है अवसादन, और द्रव को अलग करने की प्रक्रिया जो होती है साथियों उसे क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने की विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि का प्रयोग करते हैं तो क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करते हैं प्राकृतिक रंग से पिगमेंटों को अलग करने के लिए। और एक और बात याद रखना, रक्त से नशीले ड्रग्स को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपका है, दूध का खट्टा होना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। दही से मक्खन निकालना, दूध से मक्खन निकालना, सही कर लेना यहाँ पे, दूध से मक्खन निकालना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है दूध से मक्खन निकालना। साथियों ये रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो पदार्थ परिवर्तित होकर अलग पदार्थ में बदल जाता है तो ये कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो भौतिक परिवर्तन जैसे कि रूप, रंग, द्रव्यमान, तापमान में परिवर्तन हो, आकार में परिवर्तन हो, लेकिन नए पदार्थ में परिवर्तन न हो, ये होगा भौतिक परिवर्तन। तो दूध का खट्टा होना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। और दूध से मक्खन निकालना, साथियों सही कर लेना, यहाँ दूध कर लेना, दूध से मक्खन निकालना कैसा परिवर्तन है, तो ये साथियों भौतिक परिवर्तन है, दूध से मक्खन निकालना साथियों। अगला प्रश्न आपका है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है दूध से दही बनना। साथियों देखो रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से हो जाएंगे एक बार सुन लेना साथियों, दूध से दही बनना, फलों का पकना, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जाएं परिवर्तित होना, दूध का खट्टा होना, लकड़ी से कोयले का बनना, लोहे में जंग लगना, कपूर का जलना, खून का थक्का बनना, ये सब है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है, बल्ब का जलना, कांच का टूटना, बर्फ का पिघलना, चीनी पानी का घोल, पानी को गर्म करना, दूध से मक्खन निकालना, स्प्रिंग का टूटना, पानी का जमना, नमक पानी का घोल, जल का वाष्प में परिवर्तन होना, ये सब कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, भूपर्पट्टी पर अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है, एल्यूमिनियम है साथियों। कौन सा है, एल्यूमिनियम साथियों। अगला प्रश्न आपका है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व कौन सा है, सोडियम साथियों है। सोडियम का संकेत क्या होगा साथियों, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। हड्डी और दांतों का निर्माण करने वाला तत्व कौन सा है, तो फास्फोरस साथियों, कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है। अगला प्रश्न आपका है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सी है, सीजियम साथियों। सीजियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व है। अगला प्रश्न आपका है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, मोसले ने की थी। त्रिक सिद्धांत 1817 में किसने दिया था, डॉर्वे राइनर ने दिया था। त्रिक सिद्धांत 1817 में किसने दिया था, डॉर्वे राइनर ने। अष्टक सिद्धांत 1866 में किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने दिया था। किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने। अगला प्रश्न आपका है, किसके अनुसार प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य साथियों क्षार धातु, कौन सा, तो क्षार धातु, और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस है, तो मोसले के अनुसार। सही कर लेना, यहाँ पे क्या होगा, क्षार धातु। क्या हो जाएगा, क्षार धातु। मैंने क्या बोला, किसके अनुसार प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य कोई क्षार धातु और अंतिम गैस कोई अक्रिय गैस होगा, तो ये मोसले के अनुसार साथियों। इसके अनुसार, मोसले के अनुसार भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो साथियों ऑक्सीजन है। कौन सा है, ऑक्सीजन साथियों है। देखो साथियों, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा किया गया था, मोसले के द्वारा किया गया था। और मोसले ने कहा था कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु और अंतिम गैस कोई अक्रिय गैस होगा।
आवर्त सारणी के पहले आवर्त का पहला सदस्य कौन है? हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी के पहले आवर्त का पहला मेंबर कौन है? हाइड्रोजन साथियों। परमाणु संख्या 89 से 103 को क्या कहते हैं? एक्टिनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिनाइट साथियों। और परमाणु संख्या 57 से 71 तक को क्या कहते हैं? तो लेंथेनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंथेनाइट साथियों। sp संस्करण की आकृति कैसी है? एक रेखीय। sp3d की आकृति कैसी है? त्रिकोणीय द्विपिरामिड आकृति है। कैसी आकृति है? त्रिकोणीय द्विपिरामिड आकृति जो साथियों आपकी है वो किसकी है? तो sp3d की आकृति है। और sp2 की आकृति कैसी है? एक रेखीय। अगर साथियों अगर आपसे पूछ दे कि sp2 की आकृति कैसी है तो क्या बोलोगे? एक त्रिकोणीय आकृति है। sp3 की आकृति कैसी साथियों है? तो त्रिकोणीय पिरामिड आकृति है। sp3d की आकृति कैसी है? त्रिकोणीय द्विपिरामिड आकृति है। sp3d2 की आकृति कैसी है? अष्टफलकीय आकृति है साथियों। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ये sp3d3 की आकृति कैसी है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। अगला प्रश्न आपका, अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस रंग में बदलता है? तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को बदलता है लाल रंग में साथियों। किसे बदलता है? लाल रंग में। लिटमस किस पौधे से प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। किसने कहा था? आर्हेनियस ने कहा था कि अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ देता है। और साथियों अम्ल के बारे में एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ब्रॉन्स्टेड लॉरी। उन्होंने कहा था कि अम्ल वह गुण अथवा आयन है जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। अगला प्रश्न आपका साथियों है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल साथियों। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों कि मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है साथियों? दही में तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में साथियों। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में साथियों। आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एस्कर्बिक एसिड साथियों। आंवला में एस्कर्बिक एसिड। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो साथियों फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, सोने चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का इस्तेमाल करते हैं? नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? HCl का प्रयोग करते हैं साथियों। HCl का पूरा नाम क्या है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में साथियों। अगला प्रश्न आपका है, फोटोग्राफी, जंग हटाने और कपड़ों की रंगाई में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल ही होता है साथियों टमाटर में। अगला प्रश्न आपका है, रसायन उद्योग में किसको तेजाब के रूप में जानते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को साथियों। सल्फ्यूरिक अम्ल को जानते हैं तेजाब के रूप में। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होगा साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है? तो म्यूरिएटिक अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम। क्या नाम है? म्यूरिएटिक। क्या नाम है? म्यूरिएटिक अम्ल नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम। कौन सा अम्ल कांच में घुलनशील होता है साथियों? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल साथियों। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल क्या होता है? कांच में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न आपका है, कौन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है? तो क्षार या भस्म। क्षार या भस्म, अंग्रेजी में इसको बेस बोलते हैं। तो क्षार या भस्म जो होता है साथियों क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है साथियों। भस्म जो होता है ये स्वाद में कड़वा होता है और स्पर्श करने पर साबुन जैसा लगता है और यह क्या करता है? तो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। आर्हेनियस साहब ने इसके बारे में कहा था कि क्षारक या भस्म वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं साथियों। और ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने कहा था साथियों कि क्षारक वे अणु या आयन है जो प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। और इन्होंने क्या बोला था साथियों कि क्षारक वे अणु या आयन है जो प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। जिंक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि जिंक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, किसके अनुसार क्षारक वे अणु या आयन है जो प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है? तो आर्हेनियस ने कहा था। मैंने अभी तुरंत बोला कि किसने कहा किसके अनुसार क्षारक वे अणु या आयन है जो प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं? तो आर्हेनियस ने कहा था। अगला प्रश्न आपका है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र बताएं। तो CuOH का होल्ट वाइज साथियों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न आपका है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaOH। क्या है साथियों? NaOH साथियों। तो ये था सेकंड
सेट के साथियों महत्वपूर्ण 100 प्रश्न साथियों मैंने केमिस्ट्री के आज आपको टोटल 200 प्रश्न करवाए जो आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। 100 प्रश्न मैं और भी दूंगा साथियों जो स्टैटिक प्रश्न होगा। और साथियों जो विजेता थे उस विजेता के बारे में जानते हैं कि कौन थे साथियों प्रथम टेस्ट के विजेता और उस प्रथम टेस्ट के 10 प्रश्न का आंसर क्या है। तो प्रश्न आपका था प्रवर्तक लैंप में किसका प्रयोग होता है, सोडियम का प्रयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना होता है, जिप्सम का बना होता है साथियों। किसका बना होता है, जिप्सम का। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किस कारण से निकलता है, तो स्ट्रोंशियम के कारण निकलता है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किस कारण से निकलता है, तो बेरियम के कारण निकलता है साथियों। एल्युमिनियम का पृथक्करण सर्वप्रथम कब किया गया था, 1827 में किया गया था। पनडुब्बी जहाज तथा अस्पतालों में बंद हवा को शुद्ध करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो सोडियम पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं साथियों। मैडम क्यूरी ने रेडियम का निष्कर्षण किससे किया था, तो पिंच ब्लेड से किया था। इसे कहते हैं पिंच ब्लेड से किया था साथियों। वायुयान के निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है, तो पैलेडियम का प्रयोग होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का प्रयोग करते हैं, तो सेलेनियम का प्रयोग करते हैं साथियों। किसका प्रयोग करते हैं, सेलेनियम का साथियों। और आखिरी प्रश्न आपका था कि विद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है, तो नाइक्रोम की बनी होती है। इस 10 प्रश्न का सही जवाब देने वाले जो हमारे प्रथम विजेता हैं उनका नाम है नीरज कुमार साथियों। कौन है विजेता, नीरज कुमार। और साथियों आज के जो आपके प्रश्न हैं 10 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और जो बच्चे साथियों सबसे पहले इस 10 प्रश्न का सही जवाब देंगे उन्हें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर 50 रुपीज की राशि दी जाएगी साथियों। तो प्रश्न क्या हमारा है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की। दूसरा आपका है त्रिक सिद्धांत 1870 में किसने दिया था। अष्टक सिद्धांत 1866 में किसने दिया था। चौथा प्रश्न आपका है किसके अनुसार प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु, क्या क्षार धातु और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस है, किसने कहा था साथियों। पांचवा प्रश्न आपका है भूपर्पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। छठा प्रश्न आपका है आवर्त सारणी के पहले आवर्त का पहला सदस्य कौन है। सातवां प्रश्न आपका है परमाणु संख्या 89 से 103 को क्या कहते हैं। आठवां प्रश्न आपका है परमाणु संख्या 57 से 71 तक को क्या कहते हैं। नौवां प्रश्न आपका है sp संस्करण की आकृति कैसी होती है। और आखिरी प्रश्न आपका है sp3d की आकृति कैसी होती है साथियों। तो इस 10 प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और जवाब देने वाले जो प्रथम विजेता होंगे उन्हें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर 50 रुपीज की राशि दी जाएगी साथियों। साथियों जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।